नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देसाई एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर में। गाइज, आज आपका एनिमल हस्बेंड्री का पेपर है और उसके टॉप 20 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सो गाइज, वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, फुल वीडियो को वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त, आपके साथी, आपके भाई भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। इम्पोर्टेंट क्लास है। पशुपालन के वह सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आज के वीडियो में लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो गाइज, आप लोग वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और हाँ यार, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए फ्रेंड हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, मोहेयर जो है, मोहेयर है जो एक प्रकार का ऊन है। ये पाया जाता है भाई, किससे पाया जाता है? मोहेयर। प्यारे बच्चों, एक बकरी है जिसकी नस्ल का नाम है अंगोरा। तो जो मोहेयर है वो अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता? मोहेयर है। जो मोहेयर है ये एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की ऊन है, अच्छी क्वालिटी की ऊन होती है और ये अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होती है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि पश्मीना, यह भी क्या है? एक प्रकार की ऊन है, एक प्रकार की ऊन है जो कि बकरी की कौन सी नस्ल है? कश्मीरी बकरी की नस्ल है। तो पश्मीना ऊन प्राप्त होता है कश्मीरी बकरी की नस्ल से। बकरी का नाम कश्मीरी नस्ल है और उससे प्राप्त होती है पश्मीना ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? या फिर प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि पहाड़ों पर बोझा ढोने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन है? तो भारत में भेड़ की सबसे ऊंची जो नस्ल है वो कौन है गाइज? वो है नेल्लौर। कौन सी है? नेल्लौर है। ये नस्ल का नाम है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश के इलाके में पाई जाती है। मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भेड़ के मीट को क्या बोलते हैं? प्यारे बच्चों, भेड़ के मीट को क्या बोलते हैं? चिकन तो बोलते हैं मुर्गी के मांस को। क्या आप समझे कि जो चिकन है, चिकन किसको बोलते हैं? जो मुर्गी का मांस है उसको बोलते हैं चिकन। अच्छा, तो गाय के मांस को क्या बोलते हैं सर? गाय के मांस को बोलते हैं बीफ। और पोर्क बोलते हैं सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? जो सुअर, जो पिग है, इसके मांस को बोलते हैं पोर्क। और जो प्यारे बच्चों भेड़ है, भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन। आई होप आप समझ गए होंगे। हमसे पूछा क्या है कि भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? मटन। मटन विल बी राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है चौथा, यानी मटन, भेड़ का जो मांस है उसको बोलते हैं मटन। यह बिल्कुल सही जानकारी है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गाय की दुकाजी नस्ल है डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काऊ। प्यारे बच्चों, गाय की दुकाजी नस्ल है, मैंने आपको बताया है कि SSGD जो ये नस्लें होती हैं, जो ट्रिक है, यह दुधारू नस्लों की होती है। किनकी है ये? दुधारू नस्लें जो होती हैं, जो मिल्च ब्रीड होती हैं, जो दुधारू नस्लें होती हैं, उसकी ट्रिक है SSGD, मतलब साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी। तो ये प्यारे बच्चों किसकी नस्ल है? ये सब दुधारू नस्लें होती हैं। लेकिन पर हमसे पूछा है कि दुकाजी नस्लें कौन है? अच्छा, साहिवाल देखो दुधारू हो गए तो ये होगा नहीं। सिंधी दुधारू नस्ल हो गई, ये होगी नहीं। बच गई थार पारकर। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थार पारकर जो है गाय की दुकाजी नस्ल होती है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सभी लोग यार वीडियो को भाई शेयर कर दो प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएँ और आपका स्कोर अच्छा आए। ठीक है ना? तो आप सभी का थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई कि थोड़ा बहुत वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आपके जैसे आपके भाई बहन हमसे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कर सकें और एग्ज़ाम उनका अच्छा हो। रानीखेत रोग संबंधित है। तो जो रानीखेत बीमारी है, यह सबसे पहले एक स्थान पड़ता है रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम पे। कहाँ पे है? रानीखेत जो स्थान है प्रेजेंट टाइम पर उत्तराखंड में है। और यहाँ पर मुर्गियों की एक भयंकर बीमारी आई थी। यहाँ पर मुर्गी की एक
भयंकर बीमारी आई थी जिसका नाम था रानीखेत। और रानीखेत बीमारी किस वायरस के द्वारा होती है? ये प्रश्न बहुत आता परीक्षा में कि रानीखेत की जो बीमारी है वो किस वायरस के द्वारा, तो पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। पैरामिक्सो वायरस के द्वारा बीमारी होती है रानीखेत गाइस। और कहाँ पे सबसे पहले आई थी? रानीखेत, उत्तराखंड में। तो ठीक है, राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, यानी विषाणु। विषाणु यहाँ पे राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पशुओं में एफएमडी बीमारी होती है। प्यारे बच्चों, जो पशु हैं, जो एनिमल्स हैं, इसमें फूट एंड माउथ डिजीज नामक बीमारी होती है, वो किसके द्वारा होती है? वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक। तो यह बीमारी वायरस जनित बीमारी होती है। कैसी बीमारी? वायरस जनित बीमारी होती है। साथ ही साथ स्वाइन फीवर बीमारी भी किसके द्वारा होती है? स्वाइन फीवर सुअर संबंधित बीमारी, ये भी किसकी है? सुअर संबंधित वायरस के द्वारा होती है। बात की जाए जीवाणु की द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, तो एंथ्रेक्स बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है, गला घोंटू बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है, और टीबी बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है, और जोहन्स डिजीज भी बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है। सब की सब बीमारियां जो होती हैं किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। अच्छा, नेक्स्ट। पशुओं में एक बीमारी होती है सर्रा डिजीज। सर्रा बीमारी होती है पशुओं में भाई, प्रोटोजोआ जनित होती है। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? क्या प्यारे बच्चों, मिल्क निकालने की यानी दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? स्टफिंग है, पूर्ण हस्तविध है, नकलिंग है, उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, वैसे तो ये सभी विधियां दूध निकालने में यूज में लाई जाती हैं, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो पूर्ण हस्तविध। इसी विधि को अपन लोग फुल हैंड मेथड भी बोल सकते हैं। इसी विधि को अपन लोग फुल हैंड मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको फिस्टिंग मेथड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है किसके द्वारा? दूध का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। बात की जाए गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.028 से 1.030 होता है गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व। ठीक है ना। 1.028 से 1.030 ये गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.032, ये होता है भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व। और जो सपरेटा दूध होता है, क्रीम निकला हुआ दूध, सपरेटा दूध जो है, उसमें जो अपेक्षित घनत्व का होता है 1.037 होता है। अच्छा, दूध का जो अपेक्षित घनत्व है किसके द्वारा मापते हैं प्यारे बच्चों? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? लैक्टोमीटर से। अच्छा, अगर घी में वसा की मात्रा को मापना है, क्या बच्चों? घी में वसा की मात्रा को मापना, तो अपन लोग यूज करते हैं ब्यूटाइरोमीटर को। तापमान मापने के लिए यूज करते हैं थर्मामीटर का। और अपेक्षित घनत्व बोले तो डेंसिटी हाइड्रोमीटर से। अपेक्षित आर्द्रता तो मापते हैं साइक्रोमीटर से। क्या समझे? जो अपेक्षित आर्द्रता है ये तो मापते हैं साइक्रोमीटर से, लेकिन अगर अपेक्षित घनत्व की बात करें, मतलब डेंसिटी की बात करें, तो हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भैंस की संकर नस्ल कौन सी है? कौन सी नस्ल ऐसी है भैंस की जो संकर यानी हाइब्रिड नस्ल है? मेहसाना, बदाबरी, जाफराबादी, सूरती। प्यारे बच्चों, मेहसाना जो नस्ल है भैंस की, ये कैसी नस्ल है? संकर नस्ल है, जो कि मुर्रा और सूरती के क्रॉस से बनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, परीक्षा के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। तो भैंस की संकर नस्ल की बात की जाए तो मुर्रा इंटू सूरती क्रॉस से कौन सी बनी है? मेहसाना। ठीक है। अब जो भदावरी भैंस है, इसका रंग तांबे जैसा होता है और सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है 8 से 13%। आगरा, मथुरा, इटावा, इन इलाकों में भदावरी भैंस ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अच्छा, जाफराबादी बात की करें जाफराबादी के बारे में, तो भैंसों की सबसे बड़ी नस्ल का नाम कौन सी है? भैंसों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? भैंसों की सबसे बड़ी नस्ल है जाफराबादी। और वैसे तो गलकंबल मेन फीचर किसका है? गायों का है। जो गलकंबल होता है, गले के पास लटकता है, गलकंबल होता है, ये गायों की मुख्य विशेषता होती है।
लेकिन फिर भी भाई दफे क्या कि कौन सी भैंस में गलकंबल पाया जाता है, तो जाफराबादी भी इस प्रश्न का राइट उत्तर माना जाता है। ठीक है। सुरती में हंसिया के आकार के सींग होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पशु का नाम है और पशु का वैज्ञानिक नाम बताना है और गुणसूत्र संख्या और क्या है, कुल यानी फैमिली को बताना। काफ़ी अच्छी लिस्ट है आपके सामने। यहाँ से आपकी परीक्षा में मैं वादा करता हूँ कि कम से कम 2 सवाल आपके पेपर में आज आने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस कंप्लीट और कंपलसरी आज आपके एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। इस स्क्रिप्ट को अच्छे से देखो इसको आप। अगर गाय का वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो बॉस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम? देसी गाय का। और विदेशी गाय का होता है बॉस टॉरस। जो देसी गाय है इसका वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस, विदेशी का बॉस टाइरस होता है। अच्छा, कुल की बात करें तो गाय हो चाहे भैंस हो, ठीक है, इन सभी का जो कुल है गाय भैंस और इनका जो बकरी है, प्यारे बच्चों, इनका जो कुल है बोवाइडी होता है। क्या होता है? बोवाइडी होता है। अगर गुणसूत्र संख्या की बात की जाए, गाय में 60 होते हैं, कुल बोवाइडी होता है। भैंस का वैज्ञानिक बोवेलस बोवाइरिस होता है, फैमिली बोवाइडी होती है। और जो भैंस अपनी 48 और 50 क्रोमोसोम नंबर को रखती हैं। ठीक है। जो भेड़ है इसका वैज्ञानिक नाम ओविस एरिच होता है। फैमिली भेड़ की बात की जाए तो बोवाइडी या ओविडी होती है। गुणसूत्र संख्या की बात की जाए तो 54 होते हैं भेड़ में। कितने गुणसूत्र होते हैं? 54। अच्छा, बकरी का वैज्ञानिक नाम कैपरा हिरकस। कैपरा से बन गया कैपरिटी, कैपरा से बन गया कैपरिटी या फिर बोवाइडी। शॉर्टकट में मैं जान सकता हूँ कि गाय भैंस भेड़ बकरी इनकी भी फैमिली क्या होती है? बोवाइडी होती है। लेकिन भेड़ और बकरी के जो जीनस है, जीनस के आधार पर भी फैमिली बनाई गई। जैसे ओबिस से बन गई ओबिडी और केपरा से बन गई केपरिडी। यहाँ पर जो बकरी है, बकरी में भी क्रोमोसोम नंबर 60 होते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, जो भेड़ है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 54 होते हैं। ठीक है। चलो, बात की जाए सुअर की। जो पालतू सुअर होते हैं उनको बोलते हैं सस डोमेस्टिका और जो जंगली सुअर होते हैं उनको बोलते हैं सस सरोफा। फैमिली की बात की जाए सुअर की सुइडी होती है। और सुअर में गुणसूत्र संख्या की बात की जाए तो जितने अंगूर में गुणसूत्र संख्या 38 है, उतने ही पाए जाते हैं सुअर में। ठीक है भाई, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। मुर्गी की बात करें तो मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैरस गैलस और यहाँ पे फैसिलिटी फैमिली को बिलोंग कर रही है मुर्गी। और क्रोमोसोम नंबर की बात किया 2n इज इक्वल टू 7 8। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्न में गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? ऐसी कौन सी नस्ल है गाय की जो विदेशी नस्ल है? रेड डेन के ओरिजिन प्लेस की बात की जाए, रेड डेन का है डेनमार्क। कहाँ पे गाइज? रेड डेन का है डेनमार्क में ओरिजिन प्लेस। रेड डेन गाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? डेनमार्क। बात की जाए गायों की ऐसी कौन सी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? हॉल्स्टीन फ्रीजियन। किस गाय के दूध में वसा की मात्रा सबसे कम होती है? हॉल्स्टीन फ्रीजियन। जन्म स्थान की बात की जाए हॉलैंड या फिर नीदरलैंड। हॉलैंड या फिर नीदरलैंड। बहुत बढ़िया, शानदार। किस विदेशी गाय के दूध में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा है? जर्सी 5.5%। इंग्लैंड इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। तो उपरोक्त सभी यानी ये सभी की सभी नस्लें कैसी होती है गाइस? विदेशी नस्लें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट। भैंस के शरीर का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 101.2, 102.0, 103.0, 107। ध्यान रहे, गाय हो चाहे भैंस हो, ठीक है ना, इनका अगर जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है ना। भेड़ का 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और 103 बकरी का होता है। बकरी का 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। और मुर्गी का सबसे ज़्यादा हीट तापमान होता है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है मुर्गी का, तो वो 107.0। तो भैंस का पूछा गया है हमसे पूछा गया है भैंस का। तो प्यारे बच्चों राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भैंस इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? तो गाइस ये स्थित है करनाल हरियाणा में। और अंबिका नगर में सेंट्रल सीप एंड बूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भेड़ है और भेड़ की ऊन से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है? ये अंबिका नगर राजस्थान में है। और
बात की जाए IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी पशु चिकित्सा की बात करें तो इज्जत नगर यहाँ पे राइट उत्तर होगा। और अगर आपसे पूछ दे कि मखदूम फर मथुरा में किसका मुख्यालय स्थित है, तो बकरी का, जो बकरी का सेंटर है, जो रिसर्च स्थान है, वो मखदूम फारा है, मथुरा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में दुकाजी गाय की नस्ल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। अभी मैंने जाना कि एसएसजीडी मतलब साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी, ये तो नस्लें होती हैं दुधारू, तो दुकाजी नस्ल हो कौन गई, हरियाणा। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें ओरिजिन प्लेस की, तो हरियाणा गाय का ओरिजिन प्लेस हरियाणा ही माना जाता है। क्या बच्चों, जो हरियाणा काऊ है इसका ओरिजिन प्लेस भी हरियाणा ही माना जाता है। साहिवाल की बात करें तो मांटगोमरी पाकिस्तान, साहिवाल की बात करें तो मांटगोमरी पाकिस्तान ओरिजिन प्लेस माना जाता है। सिंधी की बात करें तो रेड सिंधी के नाम से भी इसको जानते हैं, और कराची पाकिस्तान इसका ओरिजिन प्लेस है। और गिर गाय का है काठियावाड़ गुजरात। काफी अच्छे प्रश्न है आपके एग्जाम के हिसाब से। एक और प्रश्न आपके सामने है कि इंट्रोटॉक्सिमिया बीमारी किसके द्वारा होती है। इंट्रोटॉक्सिमिया एक बीमारी है जो कि किसके द्वारा होती है प्यारे बच्चों, यह होती है जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में गाय की संकर नस्ल है, कौन सी ऐसी नस्ल है गाय की जो संकर नस्ल है। देखो, संकर नस्ल में जितना भी क्रॉस कराया गया है, जो बाहरी नस्लें हैं, जो विदेशी नस्लें हैं, वो उसके नर पशु हमेशा भाग लेते हैं। जबकि भारत की जितनी भी गायों के साथ में क्रॉस होता है तो वो सब गाय मादा होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, करन फ्राइज की बात करें, थार पारकर मादा इंटू होलिस्टीन फ्रीजियन सांड के क्रॉस से बनी है। करन फ्राइज का क्रॉस क्या है, थार पारकर मादा इंटू होलिस्टीन फ्रीजियन सांड। अच्छा, करन स्विस की बात करें, साहिवाल मादा इंटू ब्राउन स्विस सांड। अच्छा क्वेश्चन है कि करन स्विस जो है साहिवाल मादा इंटू ब्राउन स्विस सांड के क्रॉस से बनी है। अच्छा, फ्रीज बाल की बात करें अपन लोग, फ्रीज बाल की, तो एचएफ हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा बच्चों, एचएफ। एचएफ हो जाएगा मतलब होलिस्टीन फ्रीजियन सांड इंटू में साहिवाल गाय हो जाएगी। तो ये क्रॉस है, ये सभी की सभी नस्लें कैसी हैं, संकर नस्लें, यानी हाइब्रिड ब्रीड है काऊ की। नेक्स्ट बात की जाए गर्भकाल की, तो भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है, 145, 150, 280, 310 दिन। प्यारे बच्चों, 145 दिन का गर्भकाल होता है बकरी का, ये होता है भेड़ का 150, गाय का 280 दिन, और ये होता है भैंस का 310 दिन। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी। सो गाइज, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कर दो शेयर, वीडियो को कर दो लाइक, नए पढ़ना चैनल कर लो सब्सक्राइब। नेक्स्ट, दुग्ध शर्करा के नाम से किसको बोलते हैं। क्या बच्चों, दुग्ध शर्करा के नाम से किसको बोलते हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। तो जो मिल्क शुगर होती है उसको बोलते हैं अपन लोग लैक्टोज। दूध में उपस्थित अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। जबकि माल्टोज की बात करें, लैक्टोज की बात करें, सुक्रोज की बात करें, ये सारी की सारी शर्कराएं जो है डाइसैकेराइड होती हैं। कैसी होती हैं, डाइसैकेराइड होती हैं। जबकि ग्लूकोज की बात करें तो ये मोनोसैकेराइड होती है। ग्लूकोज कैसी है, मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट, गाय के मांस को बच्चों क्या बोलते हैं, वीप। जो अपनी काऊ है, जो गाय है, गाय के मांस को बोलते हैं वीप। भैंस के मांस को बोफेन, भेड़ के मांस को मटन, और मुर्गी के मांस को चिकन बोला जाता है। ठीक है ना, अच्छे से याद कर लेना सभी प्रश्नों को, काफी अच्छे प्रश्न है। गाय भैंस की फैमिली की बात करें तो बोबाइडी फैमिली आती है। बकरी की दुकाजी नस्ल की बात करें तो जमुनापारी, जिसके कानों की लंबाई बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, और चक्कर नगर इटावा के आसपास जमुनापारी बकरी का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। टोडा नस्ल है किसकी भाई, तो भैंस की नस्ल होती है टोडा। नेक्स्ट, बकरी के मांस को बोलते हैं, बकरी के मांस को क्या बोलते हैं, बकरी के मांस को भाई क्या बोलते हैं, बकरी के मांस को कहते हो, भेड़ के मांस को तो मटन बोलते हैं, चिकन बोलते हैं मुर्गी के, और पोर्क सुअर, बीफ गाय के। तो बकरी के मांस को गाय चेवन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है।
बकरी के मांस को चेबान बोलते हैं। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप लोग याद कर लेंगे अदर से। नेक्स्ट, जो बकरी है और जो बकरी के नर बच्चे होते हैं, नर पशु होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बकरा यानी बक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक। इसी प्रकार भेड़ के जो नर होते हैं उनको क्या बोलते हैं गाइज? उनको बोलते हैं रैम। और जो सुअर है इसको बोलते हैं बोर। जो सुअर के नर पशु होते हैं उनको बोर बोला जाता है। ठीक है, चलो। अंडे की क्वालिटी है वो किसके द्वारा तय की जाती है? अंडे की क्वालिटी है वो किसके द्वारा तय की जाती है? तो वो की जाती है कैंडलिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे उत्तर सही होगा। नेक्स्ट, मानक रूप से अंडे का वजन की बात की जाए तो कितना होता है? 58 ग्राम होता है। ये भी प्रश्न आ सकता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि अंडे में प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है? 13% होती है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि अंडे का जो बाहरी कवच होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अंडे में प्रोटीन कौन होती है? एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है अंडे में। ये देखो प्रश्न हो चुका है, काफी अच्छा प्रश्न है, ये भी हो चुका है। ठीक है ना, इससे भी आप लोग, चलो नहीं हुआ तो देख लो एक बार। पशु का नाम है, ब्याने की क्रिया है और शरीर का तापमान है। अगर गाय है, भैंस है, अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसको क्या बोलते हैं? जो बच्चा पैदा हुआ उसको तो बोलेंगे काब। अब जो बच्चा देने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं काबिंग। ठीक है, अच्छा। गाय भैंस का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो देख सकते हो आप, लिखा है गाय का 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, वहीं पर भैंस का 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात करें अपन लोग भेड़, भेड़ का जो बच्चा है वो तो बोलेंगे लैम। जो बच्चा है भेड़ का उसको बोलते हैं लैम, और बच्चा देने की क्रिया को बोलते हैं लैम्बिंग। शरीर का तापमान की बात करें तो 102.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। बकरी, देखो बकरी का जो बच्चा है उसको बोलते हैं किड। जो भी बकरी का बच्चा उसको बोलते हैं किड, और बच्चा देने की क्रिया को बोलते हैं किडिंग। और बकरी के शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है गाइस 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे होता है उत्तर। और एक और है कि सूकर यानी सुअर, पिग जो है, पिग, पिग का जो बच्चा है, बच्चा देने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अगर सुअर, मादा सुअर बच्चा देती है तो इस क्रिया को बोलते हैं फरोइंग। क्या बोलते हैं? फरोइंग। और सुअर है तो बॉडी टेम्परेचर इसका भी कुछ ठीक है, काफ़ी अच्छा बॉडी टेम्परेचर इसका भी होता है। कितना है भाई यहाँ पे देख लेते हैं, तो सुअर का भी 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसी प्रकार आप लोग, अगर कोई मुर्गी अंडा दे रही है, जिसकी अंडा के पर्पज से पाली जाती है उसको बोलते हैं लेयरिंग, और मांस के उद्देश्य से पाली जाती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ब्राइलिंग। और मुर्गी की जो बॉडी टेम्परेचर होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अंडे का छिलका बना होता है गाइस किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो बी विल बी राइट आंसर, राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बात किया कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई कहाँ पे स्थित है गाइज? तो यह स्थित है करनाल हरियाणा में। कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में यह स्थित है। काफी अच्छा प्रश्न है ये। और बात कर ली अगर आपसे कि भैंस का रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? भैंस का रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो भैंस का हिसार हरियाणा में। भैंस का कहाँ पे है? हिसार हरियाणा में है। ठीक है, अगर बात कर ले कि कैमल यानी ऊंट की ना कहाँ पे है रिसर्च, तो बीकानेर राजस्थान में। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैलोइंग किसकी एक विशेषता है? प्यारे बच्चों, बैलोइंग मतलब होता है नहाना, चाहे रिवर्स हो चाहे तालाब हो, वहां पे ऐसे कौन सा पशु ऐसा है जो नहाना पसंद करता है? तो भैंस। भैंस बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगेन पूछ दिया कि भैंस में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो भैंस में गर्भकाल होता है 310 दिन का होता है। और गाय में कितने दिन का होता है भाई? हमारी गाय में होता है 280 दिन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काफी अच्छे प्रश्न है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो गाइज, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो कर दो यार लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी एग्जाम अच्छा हो और आपके साथी भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। बात कर रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे गाइज? दुग्ध विकास से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दुग्ध विकास से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से भी बोला जा सकता है, श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति के जनक की बात की जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक की बात की जाए डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी का जो हैप्पी बर्थडे है कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। आधार छब्बीस के हैप्पी बर्थडे के दिन, आधार दिन के हैप्पी बर्थडे के दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है।
आचार्य के बर्थडे के दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। बिल्कुल बात सही है, सारे के सारे प्रश्न सही हैं। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है और ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का संबंध कृषि विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी के बच्चा देने की क्रिया क्या कहते हैं? देखो, बकरी का जो बच्चा होगा प्यारे बच्चों, जो बच्चा जन्म लेगा, बकरी का जो बच्चा होगा उसको तो बोलते हैं किड। क्या बोला? मैं बोल रहा हूं कि जो बकरी के बच्चा होगा उसको तो बोलते हैं किड। अबे बच्चा जो दिया उसने, बच्चा देने की जो क्रिया हुई वो किड है। इसी प्रकार जो भेड़ का बच्चा उसको बोलते हैं लैम, अब बच्चा देने की जो क्रिया वो की लैम्बिंग। इसी प्रकार गाय भैंस का जो बच्चा होता है काब होता है और बच्चा देने की क्रिया क्या बोलते हैं? काबिंग बोलते हैं। फरोइंग बच्चा, सुअर में बच्चा देने की क्रिया क्या बोलते हैं? फरोइंग बोलते हैं। सुअर में बच्चा देने की क्रिया क्या बोलते हैं? फरोइंग बोलते हैं। तो बकरी के बच्चा देने की क्रिया को बोलते हैं किडिंग। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो गाइज ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस पशुपालन के जो अक्सर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसकी सटीक आंसर की भी लेके आएंगे। और साथ ही साथ अभी पशुपालन की आपको एक क्लास 9 या 10 बजे के आसपास जरूर मिलेगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन यानी घंटी वाला आइकन होगा उसको दबा देंगे, ताकि हम जब भी आएंगे तो कोई भी अपडेट है आपको नेवर मिसिंग अपडेट, मतलब कहने का मतलब कोई भी लेटेस्ट जानकारी है, कोई वीडियो है, कोई अपडेट, वो आपसे मिस नहीं होगा। आप वीडियो को टाइम टू टाइम देख पाएंगे। तो ठीक है यार, आज की वीडियो में यार यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।